एक आंदोलन में शामिल हो गया हो। ये नजारा हमें कहीं ना कहीं श्रीलंका के अंदर 2022 में हुए आर्थिक आंदोलन की याद दिलाता है। आपने देखा ही होगा कि कैसे वहां जनता राष्ट्रपति भवन तक घुस गई थी। ठीक वैसा ही माहौल नेपाल की धरती पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन फर्क ये है कि नेपाल का ये आंदोलन सिर्फ महंगाई या दिवालियेपन का नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अव्यवस्था के खिलाफ एक सीधी लड़ाई है। इस आंदोलन को जेन जेड आंदोलन कहा जा रहा है, क्योंकि इसे आगे बढ़ाने वाले ज्यादातर लोग वही नई पीढ़ी हैं, जनरेशन जेड, यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी। ये वो युवा हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है और जो इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए हैं, जिनके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर केवल टाइम पास नहीं बल्कि अपनी आवाज उठाने का मंच है। अब जरा सोचिए, जब सरकार ने अचानक इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया तो युवाओं को यह सीधा अपनी आवाज दबाने की कोशिश लगी। सरकार का तर्क था कि ये कंपनियां नेपाल में रजिस्ट्रेशन और नियमों का पालन नहीं कर रही, फेक अकाउंट्स और अफवाहें बढ़ रही हैं। लेकिन जनता, खासकर युवा वर्ग, इसे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मान बैठा। ठीक वैसे ही जैसे अगर भारत में अचानक एक दिन जागकर सरकार कह दे अब यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बंद, तो आप सोचिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले करोड़ों लोग किस हाल में आ जाएंगे। यही गुस्सा नेपाल में फूटा और 4 सितंबर 2025 से शुरू हुआ विरोध धीरे धीरे एक जन आंदोलन बन गया। 8 सितंबर तक स्थिति विस्फोटक हो गई। हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। हाथों में पोस्टर और बैनर थे जिन पर लिखा था, शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, अनबैन सोशल मीडिया, यूथ अगेंस्ट करप्शन। यह प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसे जैसे सरकार ने सख्ती दिखाई और पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछार और रबर की गोलियां इस्तेमाल की, हालात बिगड़ते चले गए। युवाओं का कहना था, हमसे इंटरनेट मत छीनो, हमें नौकरी दो, हमसे सोशल मीडिया मत बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। दोस्तों, यही था आंदोलन की असली चिंगारी। सोशल मीडिया बैन तो बस बहाना था, असली गुस्सा था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेताओं की मनमानी। फिलहाल भारत के पड़ोस का यह मुद्दा अभी की नई मोड़ पर पहुंच चुका है। फिलहाल की जानकारी को आगे इसी वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए फुल रिसर्च के साथ ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों, आंदोलन की शुरुआत तो शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी। युवा सिर्फ नारे लगा रहे थे, बैनर उठा रहे थे और सोशल मीडिया वापस चालू करने की मांग कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब गुस्से की आग भड़कती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने जैसे ही पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, हालात अचानक काबू से बाहर हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी, पानी की बौछार की और रबर की गोलियां चलाईं। मगर भीड़ इतनी विशाल थी कि हर रोकथाम नाकाम होती चली गई। देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ गया कि लोग संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गए। वहां तोड़फोड़ शुरू हो गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, यहां तक कि एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ा गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि आखिरकार सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ी। इसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। काठमांडू के अस्पतालों में जगह तक कम पड़ गई। कई गंभीर घायल युवाओं की हालत नाजुक बनी रही। अब आप खुद सोचिए, जब किसी देश का युवा अपनी ही सरकार की गोलियों का शिकार बनने लगे तो फिर उस सरकार पर जनता का भरोसा कैसे बचेगा। यही वजह थी कि जैसे ही यह खबर फैली, गुस्सा और बढ़ गया। लोग सड़कों पर और बड़ी संख्या में निकलने लगे। अब यह लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं रही, यह सीधी सीधी लड़ाई बन गई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और लोकतंत्र की रक्षा के लिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा गूंजने लगा। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और कई अन्य देशों ने नेपाल सरकार को चेताया कि जनता की आवाज दबाने से हालात और बिगड़ेंगे। नतीजा यह हुआ कि नेपाल सरकार को रातों रात अपना फैसला पलटना पड़ा। सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन हटा लिया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप फिर से चालू कर दिए गए। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ सोशल मीडिया चालू कर देने से यह आंदोलन रुक सकता था? जवाब है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब यह लड़ाई इंटरनेट की आजादी से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। अब यह आंदोलन बन चुका था भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और लोकतंत्र की मजबूती की जंग। युवा साफ कह रहे थे, हमें इंटरनेट चाहिए लेकिन हमें नौकरी भी चाहिए, हमें अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए लेकिन हमें भ्रष्टाचार से आजादी भी चाहिए। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब सरकार अपनी ही जनता के सवालों से डरकर कर्फ्यू लगाने लगे, इंटरनेट की स्पीड धीमी करने लगे और हर जगह पुलिस फौज तैनात कर दे, तो क्या यह लोकतंत्र कहलाता है? यही सवाल अब नेपाल की सड़कों पर गूंज रहा था। दोस्तों, आंदोलन ने धीरे धीरे सीधा निशाना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर साध लिया।
युवाओं का कहना था। अगर हमारी आवाज दबाई जाएगी, अगर भ्रष्टाचार पर कोई रोक नहीं लगेगी, अगर हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो फिर इस सरकार का रहना बेकार है। सरकार ने हालात संभालने के लिए कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट की स्पीड कम की और राजधानी काठमांडू में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, दबाने से आग बुझती नहीं बल्कि और फैल जाती है। दोस्तों, दबाव इतना बढ़ा कि आखिरकार ओली को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में यह एक ऐतिहासिक पल बन गया, क्योंकि जनता ने दिखा दिया कि अब कोई भी नेता युवाओं की आवाज दबाकर सत्ता में नहीं रह सकता। असल में नेपाल का युवा सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं मानता, यह उनके लिए लोकतंत्र की धड़कन है। जैसे भारत में आजादी का नारा एक दौर में युवाओं को सड़कों पर ले आया था, ठीक वैसे ही नेपाल के युवाओं के लिए सोशल मीडिया आवाज उठाने का हथियार बन चुका है। अब यहां पर दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या नेपाल की सरकार अब सिर्फ सोशल मीडिया बहाल करके शांत का पत्थर साबित होगा? दोस्तों, इस आंदोलन का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए सबक है। कुछ दिन पहले श्रीलंका में हमने देखा जनता के गुस्से ने सरकार बदल दी। हाल ही में बांग्लादेश में भी छात्रों और युवाओं का आंदोलन हुआ, और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान आज भी राजनीतिक अस्थिरता और महंगाई से जूझ रहा है। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। अब नेपाल का ये जेन जेड आंदोलन साफ संदेश देता है, नई फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी, एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। यानी आंदोलन इतना बड़ा था कि इसका असर सीधे सीधे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीति पर भी दिखने लगा। अब जरा सोचिए, केपी शर्मा ओली वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में भारत का दौरा तक नहीं किया। आरोप ये भी लगे कि वे चीन की मदद से सत्ता में आए और कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनियों को दे डाले, जिनसे नेपाल को खास फायदा नहीं हुआ। भारत नेपाल रिश्तों को बिगाड़ने में भी उनकी भूमिका रही, लेकिन अंत में जनता की ताकत इतनी बड़ी साबित हुई कि ओली को गद्दी छोड़नी पड़ी। दोस्तों, इतिहास गवाह है, नेपाल में आंदोलन नए नहीं हैं। 1951 में लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी और 2006 में जन क्रांति ने राजशाही का अंत कर दिया और 2008 में गणतंत्र आया, और अब 2025 में ये जेन जेड आंदोलन। यानी नेपाल बार बार यही साबित करता है कि जब जनता एकजुट हो जाए तो किसी भी सत्ता को झुकना पड़ता है। तो दोस्तों, नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ, पारदर्शिता के लिए और लोकतंत्र की मजबूती की लड़ाई है। यही वजह है कि इसे न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में एक बड़ा सबक माना जा रहा है। अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में हालात सामान्य होंगे या फिर ये आंदोलन कोई नया राजनीतिक मोड़ लेकर आएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक इस जानकारी को पहुंचाने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक जरूर करें। और क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही क्रिटिकल खबरों से जुड़ी वीडियो काफी रिसर्च और मेहनत के साथ लाते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।